ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग और आपके परिवार वाले सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस लगातार कक्षाओं की श्रृंखला में इस समय मेरा टॉपिक प्राकृत चित्रकला पर चल रहा है, जिसमें हमने पाल शैली को पूर्णतया और आधी जैन शैली को पढ़ लिया है। प्यारे बच्चों, पाल शैली पूरी हमारी तैयार है। अब हम अभी पूरी तैयारी में जुटे हैं जैन शैली को पढ़ने में। तो जैन शैली और अपभ्रंश शैली एक ही शैली का नाम है, जैसा कि अगले वीडियो में हमने अभी देखा है। तो प्यारे बच्चों, पहले वीडियो के पार्ट में जो हमने देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि इसके कितने नाम हैं और नामकरण के पीछे क्या कहानी है, आखिर इनके नाम क्यों पड़े और किसने किसने इनके नाम दिए। दूसरे पार्ट में हमने देखा प्यारे बच्चों कि इसकी विशेषताएं क्या हैं और मुख्य उनके तथ्य क्या थे। प्यारे बच्चों, ये आदि चीजें हमने उस पर देखी। अब हम आज के पार्ट में प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं और क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हैं उससे रिलेटेड मुख्य तथ्यों को हम आज चर्चा में लाएंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या होगा, आपकी तैयारी तीन तरफ से हो जाएगी। एक तो आप पूरे तरीके से नोट्स अच्छे बना सकते हैं और आपको समरी भी समझ में आ गई होगी, पूरी आपको कहानी नुमा याद होगा। और फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं और कहां कहां से बनते हैं वो टॉपिक वाइज हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आप धैर्य से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगा करे वीडियो तो लाइक भी करें और चाहें तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से एक मेरा फायदा ये होगा कि ज्यादा मेरे परिवार की संख्या बढ़ जाएगी और डायनेमिक क्लासेस के सदस्यों की संख्या और ऊपर हो जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जो हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ाई का, उस पे पहुंचते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है फिर आखिर में आज। तो कल जो हमने देख लिया था विशेषताओं के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं जो उनसे बनने वाले प्रश्न हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम उन्हें एक सीरियल वाइज हम देखते चले जाएंगे और उनको विस्तार से समझते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहला एक क्वेश्चन जैसे आता है प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे बच्चे अभी तक इसमें कंफ्यूज रहते थे, अब हम उसको जड़ से खत्म करेंगे और उसमें आप लोग देखेंगे। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो पहले शुरू में बच्चे क्या करते थे, दूसरे एक ग्रंथ का नाम याद रखते हैं। हम यहां जो चर्चा करने वाले हैं वो आप सीरियल से ध्यान रखना है। तो जैन धर्म की अगर जैन धर्म का की सबसे प्राचीन पांडुलिपि है। पांडुलिपि, जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि है प्यारे बच्चों। इसमें ग्रंथ नहीं लेकिन पांडुलिपि याद रखना है आप। औघ निर्युक्त, क्या है यहां पर लिख देते हैं, औघ निर्युक्त। प्यारे बच्चों, ये याद रखना है, जैन धर्म की सबसे प्राचीन पांडुलिपि है औघ निर्युक्त। ये प्यारे बच्चों, और औघ निर्युक्त एक व्रत यहां पर लिख लेना है, व्रत भी इसमें है प्यारे बच्चों, ये पूरा नाम है औघ निर्युक्त व्रत।
तो ये चीज हो गई। और ये कब लिखी गई है तो प्यारे बच्चों, ये कब चित्रित की गई है तो 1016 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसकी रचना जानो हुई है, चित्रित हुई है। तो और ये किस पे हुई थी ये भी लिख देते हैं। तो ताड़ पत्र पर प्यारे बच्चों इसको चित्रित किया गया था। जैन धर्म की ये प्राचीन पांडुलिपि है और निरुक्त वृत्त प्यारे बच्चों ये 1016 ईस्वी में ताड़ पत्र पर ये चित्रित हुई थी। तो यहाँ पर एक टॉपिक आप, और जो अभी तक बच्चे, अधिकतर बच्चे यही जानते थे कि निशीथ चूड़ी जो थी वो पहली थी, लेकिन अब उससे पहले हमने एक पांडुलिपि लिख दी है जो 1016, क्योंकि निशीथ जो चूड़ी थी प्यारे बच्चों उसको अगर हम बात करें तो वो 1100 ईस्वी में थी। कब थी? 1100 ईस्वी में थी। इसलिए अब हम यहां पर दूसरे नंबर पर लिख देंगे जैन धर्म का दूसरा प्राचीन ग्रंथ निशीथ चूड़ी, ये था निशीथ चूड़ी। जैन धर्म का दूसरा प्राचीन ग्रंथ निशीथ चूड़ी है। ये प्यारे बच्चों कब लिखा गया तो बात करते हैं 1100 ईस्वी में। कब? 1100 ईस्वी में। लिखा का मतलब चित्रित किया गया, यहाँ चित्र की बात चल रही प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो 1100 ईस्वी में ये चित्रित हुआ। और इसकी चित्रण किसने किया प्यारे बच्चों तो याद रखना है, रचना किसने की इसकी थी तो रचना में इसका नाम है जिनदास गढ़ी। जिनदास गढ़ी प्यारे बच्चों ये याद रखना है, जिनदास गढ़ी ने इसकी रचना की। प्यारे बच्चों अगर अगली बात करें हम तीसरे नंबर की तो सर्वप्रथम कागज चित्र जैन शैली में प्रारंभ हुए थे। प्यारे बच्चों याद रखना है। तो सर्वप्रथम कागज पर चित्र जैन शैली में बने थे। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कागज पर चित्र जैन शैली में बने थे। और अगर बात करें तो ये कौन सी 12वीं शताब्दी, कौन सी 12वीं शताब्दी याद रखना है। 12वीं शताब्दी में एक ग्रंथ जो है था ध्वन्यालोक। ये था, इसकी जो है चित्रित किया गया था। तो प्यारे बच्चों चित्र बने थे, ये पहला था जो कागज पर बनने वाला 12वीं शताब्दी। अगर यहां पर लिखना चाहो तो ये 1156 10 साल तक इसका वो चला था। 1156 से 66 ईस्वी ये भी लिख सकते हो लो, ये 12वीं शताब्दी ही आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी। एक क्वेश्चन यहां से बनकर आता था कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन में जो देख लेना, अगर औग निरुक्त वृत्त है प्यारे बच्चों तो उसको आप पहले टिक करेंगे, अगर वो नहीं है तब आप निशीथ चूड़ी को उसके महत्व देंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और कागज की सर्वप्रथम चित्र किसमें बने थे तो जैन शैली में, और वो कौन सा था ध्वन्यालोक प्यारे बच्चों 12वीं शताब्दी में। ध्वन्यालोक 12वीं शताब्दी 1156 से 66 ईस्वी तक प्यारे बच्चों। तो ये थी मेन जानकारी। अगर बात करें एक और ग्रंथ की तो वो है त्रिशष्टि शलाका। त्रिशष्ट
त्रिशष्ट शलाका, त्रिशष्ट शलाका। प्यारे बच्चों, यह जैन धर्म का ग्रंथ है। ये ध्यान रखना है, यह जैन धर्म का ग्रंथ है, त्रिशष्ट शलाका। यह जैन धर्म का ग्रंथ है। अगर बात करें, हेमचंद्राचार्य इसके रचनाकार हैं। हेमचंद्राचार्य रचनाकार। प्यारे बच्चों, हेमचंद्राचार्य इसके रचनाकार है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर इसको थोड़ा हम साफ कर लें तो और अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपभ्रंश शैली में जो सीमांत रेखाएं होती थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सीमांत रेखाएं हो या बाह्य रेखाएं हो प्यारे बच्चों, वो एक ही चीज है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, जैन शैली में सीमांत रेखाएं निब की सहायता से काली स्याही से बनाई जाती थी, या इसी को कह सकते हैं बाह्य रेखाएं। बाह्य रेखाएं या सीमांत रेखाएं या बाह्य रेखाएं एक ही चीज है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही इसीलिए हमने इसको शामिल किया है इसमें। बाह्य रेखाएं और सीमांत रेखाएं कैसी बनती थी, तो याद रखना है काली स्याही से। काहे से? काली स्याही से। अगर हम और बात करें तो एक लौर चंद्रा, प्यारे बच्चों यहां लिख लेते हैं, लौर चंद्रा। लौर चंद्रा या इसी का एक नाम है चंदायन, या लिख सकते हैं चंदायन। चंदायन, लौर चंदा या चंदायन ग्रंथ जो है, ग्रंथ अवधी भाषा का है। अवधी भाषा याद रखना है सभी लोगों को, यह अवधी भाषा का है। अगर इसके रचनाकार की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। अवधी भाषा की रचना है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। प्यारे बच्चों ये याद रखना है, लौर चंद्रा या चंदायन ग्रंथ अवधी भाषा की रचना है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। प्यारे बच्चों यह जैन शैली का ग्रंथ है। यह लिख सकते हो, यह जैन शैली का
ग्रंथ है, ग्रंथ है। कौन? लॉर्ड चंदा या चंदायन, आप लोग दोनों एक ही नाम है प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। अगर बात करें तो इसकी एक लिपि लाहौर में है, यहां लिख देते हैं, इसकी एक लिपि लाहौर संग्रहालय में है और एक लिपि चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है, सुरक्षित है, ये ध्यान रखना है। चंडीगढ़ संग्रहालय, चंडीगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। लॉर्ड चंद्रा, तो ये लॉर्ड चंद्रा से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, लॉर्ड चंद्र ये अवधी भाषा में है, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं, जैन शैली से संबंधित है। इनकी अगर बात करें तो एक लिपि लाहौर संग्रहालय में है, एक चंडी संग्रहालय में है। इससे ज्यादा क्वेश्चन और लॉर्ड चंद्रा से नहीं पूछे जाएंगे। अगर बात करें अपभ्रंश शैली में जो चेहरे होते थे वो भाव शून्य होते थे, तो यहां लिख सकते हैं अपभ्रंश शैली में चेहरे भाव शून्य होते थे, भाव शून्य होते थे, ये ध्यान रखना, भाव शून्य। ये भी क्वेश्चन इससे आया है, तो वहां के चेहरे जो होते थे वो भाव शून्य होते थे, मतलब उनमें भाव की कमी दिखती थी प्यारे बच्चों, ये चीज। अगर बात करें तो यहां अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है, किया गया। ये कल चीज हमने आपको बताई थी, प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर से एक विशेषता रूप में क्वेश्चन में पूछा गया है, इसकी प्रधानता थी प्यारे बच्चों, काहे की प्राथमिक रंगों की, इसलिए आपको बता दिए हैं। और इस शैली में जो पशु पक्षी को हमने बताया था, जो पशु पक्षी और मानवाकृत, पशु पक्षी तथा मानवाकृत, मानवाकृत इसे कहते हैं, ये अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं थे। जैसा कि कल हमने बताया था प्यारे बच्चों, ये गुड्डे गुड़ियों की समान दिखते थे। वहां गुजरात के जो वो गुड्डे गुड़िया होते थे प्यारे बच्चों, जिनके कठपुतली कहा जाता है, उनसे इनकी तुलना की जाती है, तो ये स्वाभाविक तो थे नहीं, अस्वाभाविक हो गए। तो ये ध्यान रखना है, अस्वाभाविक थे। क्या थे? पशु पक्षी तथा मानवाकृत में अस्वाभाविक प्यारे बच्चों, अस्वाभाविक प्रकृति का चित्रण था, अस्वाभाविक चित्रण था, लिख देते हैं चित्रण था, ये चीज। अब थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे की चर्चा।
तो प्यारे बच्चों और अगर बात करें तो यहाँ के जो पटचित्र थे, पटचित्र थे, इसमें गौड़ शैली का प्रयोग किया गया था। पटचित्र जो यहाँ के थे प्यारे बच्चों, उसमें गौड़ शैली का प्रयोग किया गया था। ये भी आप लोग एक टॉपिक नोट रखेंगे। तो गौड़ शैली के रूप में उसमें कुछ अंश पाया जाता है, इसलिए गौड़ शैली को प्रयोग किया गया था। ये चीज आप रखोगे। पटचित्रों में याद रखना है कौन सा? बसंत विलास। बसंत विलास ये पटचित्र था प्यारे बच्चों। बसंत विलास कहां से प्राप्त हुआ था? तो बसंत विलास गुजरात के अहमदाबाद से प्राप्त किया गया था। बसंत विलास गुजरात के अहमदाबाद से प्राप्त किया गया था प्यारे बच्चों। यह काव्य पत्री कपड़े पर निर्मित की गई थी। इसकी खोज NLCL मेहरा। प्यारे बच्चों, मेहता, मेहरा नहीं प्यारे बच्चों, मेहता इनकी खोज NLCL मेहता। इनका पूरा नाम क्या था? नानालाल चमनलाल मेहता। इसकी खोज किए थे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना है। और इस पे कोई क्वेश्चन बनने वाला है? चलिए इनकी खोज के बारे में बता देते हैं। ये तो खोज करे हैं उन चित्रों को, इसकी रचना की बारे में बात करते हैं। तो इसको चित्रित मतलब चित्रण इसका किसने किया था? तो प्यारे बच्चों याद रखना है 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में एक थे आचार्य रत्नागिरी। आचार्य रत्नागिरी जी ने चित्रित किया था। ये ध्यान रखना। 1451 ईस्वी में आचार्य रत्नागिरी जी ने इसको चित्रित किया था प्यारे बच्चों। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कितने चित्र मिले थे ये पढ़ा चुके हैं। तो 79 चित्र। वर्तमान में कहाँ है? कोई भी बच्चा बता दे वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में प्यारे बच्चों अमेरिका। वर्तमान में ये कहाँ है? अमेरिका में संग्रहालय में एक रखे हैं। अगर उसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फियर गैलरी ऑफ आर्ट। फियर गैलरी ऑफ आर्ट। फियर गैलरी ऑफ आर्ट ये कहाँ है? वाशिंगटन लिख सकते हो, वाशिंगटन कहाँ? अमेरिका। फियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन अमेरिका। ये इतने चित्र वहां पर सुरक्षित हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखना है।
और कुछ इससे बचा? हाँ, एक चीज और याद रखना है, वसंत विलास। वसंत विलास प्यारे बच्चों याद रखना है, वसंत विलास में ही सर्वप्रथम ऋतु और 12 मासा का चित्रण किया गया है। तो वसंत विलास में ही सर्वप्रथम ऋतु और 12 मासा का चित्रण किया गया है। ये आप लोग भी याद रखेंगे। थोड़ा इसको साफ करते हैं, फिर और समझाते हैं। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आप इसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत उचित जानकारियां हैं जिससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब एक और ग्रंथ की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, चौर पंचशिका। चौर पंचशिखा। चौर पंचशिखा कहीं कहीं लिखा होगा, खा को का बना होगा, तो आप घबराना नहीं, वो वही है चौर पंचशिखा। जैन शैली का ग्रंथ है, जैन शैली का ग्रंथ है। अगर इसकी बात करें तो इसकी रचना बिल्हड़, बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, बिल्हड़ ने की थी। इसमें है क्या अगर बात करें तो बिल्हड़ है और चंपावती की प्रणय लीलाओं का चित्रण है। बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला का चित्रण है, ये भी याद रखना। चौर पंचशिखा जैन शैली का ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की? बिल्हड़ ने की थी। बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला का चित्रण इसमें किया गया है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें थोड़ी और तो जैन शैली का धरातल क्या था? जैन शैली का धरातल बात करें, चित्र जो बनाए जाते थे उसका धरातल क्या था? तो यहां पर लिख सकते हो ताड़पत्र, कपड़ा, कागज। आप लोग जानते हो ना, ताड़पत्र, कपड़ा, कागज और कहीं कहीं भित्त चित्र भी है। भित्त। तो प्यारे बच्चों ये चीज आप लोग याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं एक और ग्रंथ की जो जैन धर्म से संबंधित है। तो पाक शास्त्र का ग्रंथ है प्यारे बच्चों। ग्रंथ एक पाक शास्त्र का ग्रंथ है प्यारे बच्चों, न्यामतनामा। क्या नाम है उसका? न्यामतनामा।
न्यामतनामा जो ग्रंथ था, पाक शास्त्र का एक ग्रंथ था न्यामतनामा, ये गयासुद्दीन खिलजी के समय लिखा गया था। यह गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्यारे बच्चों, ये शासनकाल इनका कितना था? शासनकाल में लिखा गया था, शासनकाल में लिखा गया था। इनका शासनकाल किसी को याद रह सकता है? 15वीं शताब्दी लिख सकते हो, या लिख सकते हो 15वीं शताब्दी लिख सकते हो, 15वीं शताब्दी। अभी याद आएगा तो हम उसको भी लिखवा देंगे। 15वीं शताब्दी आप लोग याद करना है। 1469 से, वेरी गुड, 1469 से 1500 ईस्वी, तो ये 15वीं शताब्दी ही आएगा। 1469 से 1500 ईस्वी, ये प्यारे बच्चों याद रखना है आप लोग। 15वीं शताब्दी, ये पाक साहब का ग्रंथ है न्यामतनामा, या गयासुद्दीन के शासनकाल में लिखा गया था। तो प्यारे बच्चों, इसका भी संबंध थोड़ा जैन शैली से आता था, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हम थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं और जैन धर्म के ग्रंथों पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य ग्रंथ थे। अगर क्वेश्चन उससे आ जाएगा कि इसमें से कौन सा जैन ग्रंथ है, तो प्यारे बच्चों एक बार पूछा गया था, तो उसमें अलग अलग ग्रंथ दिए होंगे और उसमें एक जैन धर्म का मान लो दे दिया, तो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो आप गलत लिख दोगे। तो हम सबसे पहले उन सभी ग्रंथों पर चर्चा कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो हम चर्चा करने वाले हैं उन ग्रंथों पर। तो हम एक नंबर की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले गीत गोविंद। ये गीत गोविंद आपको पाल शैली में पढ़ाया गया था, आप कंफ्यूज ना होना। ये ग्रंथ जैन शैली का है। उस टाइम पीरियड कौन थे? राजा लक्ष्मण सेन, उनके दरबारी कवि जो थे, क्या नाम था? प्यारे बच्चों बताइए क्या नाम था उनका, कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, जयदेव। आप लोग कमेंट में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगे तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। गीत गोविंद हो गया, तो उसमें पाल शैली में इसको मत लगाना, ये जैन शैली का है, उसमें उसकी रचना हुई थी, वहां के कवि थे। तो प्यारे बच्चों इसलिए हमने उनको उसमें बताया था। तो ये गीत गोविंद आप लोग याद रखना, ये जैन धर्म का है। 2 नंबर की अगर बात करें तो बाल गोपाल स्तुति। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो रति रहस्य। अगर बात करें 4 नंबर की तो दुर्गा सप्तशती एक हो गई। और 5 नंबर की बात कर लें तो बसंत विलास हो गया, बसंत विलास हो गया। 6 नंबर की बात करें तो कल्पसूत्र हो गया। अगर 7 नंबर की बात करें तो कालिकाचार्य कथा हो गया। अगर बात करें और 8 नंबर की तो उत्तरा अध्ययन सूत्र ये हो गया। 9 नंबर की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों संग्रहीण सूत्र
संग्रहीण सूत्र। 10 नंबर की अगर बात करें, चौर पंच शिखा हो गया, चौर पंच शिखा हो गया, चौर पंच शिखा हो गया, 10 ये हो गए, और 10वें कालिक वृत्त हो गया 11 नंबर, 10वें कालिक व्रत ये है। और कोई ये लघु व्रत, इसको लिख लो, लघु व्रत, पूरा ही नाम लिखो तो ज्यादा ठीक है। 10वें कालिक लघु व्रत। 12 नंबर की अगर बात करें तो कथा सरित सागर हो गया एक, कथा सरित सागर। अगर 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में और कोई बचा? लगभग तो हमने सारे बता दिए। 63 शलाका, हाँ कौन? 63 शलाका। प्यारे बच्चे, तो लगभग ये और कुछ पढ़ा दिए होंगे तो उनको आप अपने हिसाब से देख लेना है। तो ये इतने प्यारे बच्चों जैन शैली के मुख्य रूप से ग्रंथ हैं। प्यारे बच्चों, इनको आप पूरी तरीके से याद रखना, इससे कोई भी ग्रंथ पूछा जा सकता है कि ये ग्रंथ किस शैली से है, तो प्यारे बच्चों आपको बता देना है जैन शैली या अपभ्रंश शैली। तो इस प्रकार जो इससे बनने वाले क्वेश्चन कुछ थे इम्पोर्टेंट, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। कल मिलते हैं फिर एक नए और टॉपिक के साथ, क्योंकि अब हमारा प्राकृत चित्रकला प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। अब हम जैसे कि पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली सब कुछ पढ़ लिया, विस्तार से भी पढ़ा। अब हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक की, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।